नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एपीओ 70% जिसका पेपर दिनांक 18 मई 2025 को हुआ था, उसका मैं क्वेश्चन पेपर आज पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट जो मैं पहले ही बना चुका हूं, जिन लोगों ने वीडियो हमारा नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 में शेष बचे क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट बाई कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। कौन सा अलाउंसेस है जो कोर्ट अटैचमेंट से बिल्कुल एग्जेम्प्टेड किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस, ऑल हाउस रेंट अलाउंस, रिमर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन। ये सारे जो अटैचमेंट है वो कोर्ट अटैचमेंट से हमारे एग्जेम्प्टेड मुक्त है। यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में देखेंगे कि किस प्रकार के भत्ते जो होते हैं वो कोर्ट अटैचमेंट से मुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, रेलवे कर्मचारी को देय भत्तों की सूची जो न्यायालय का आदेश द्वारा कुर्की से मुक्त है वो इस प्रकार के है। सभी प्रकार के यात्रा भत्ते, सभी प्रकार के वाहन भत्ते, वर्दी और राशन की लागत को पूरा करने के लिए दिए गए सभी भत्ते, सभी मकान किराए भत्ते, जीवन यापन उच्च लागत के लिए मुआवजे के रूप में दिए गए सभी भत्ते, जीवन यापन की लागत में वृद्धि से राहत प्रदान के लिए दिए गए सभी भत्ते, विदेशों में पदों पर सेवारत अधिकारियों को सौंपा गया विदेशी भत्ता या राजनयिक मिशनों के मामले में फ्रांस डी रिप्रेजेंटेशन, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई सभी राशियां, तृतीय वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अंतिम राहत के दूर में सभी राशि, सभी अलाउंसेस है वो कोर्ट अटैचमेंट से हमारा मुक्त होते हैं। यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस, ऑल हाउस रेंट अलाउंस, रिमर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन के, ये सारे अलाउंसेस कोर्ट अटैचमेंट से मुक्त होते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे 1 एंड 2, 1, 2, 3, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ऑल द। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the minimum benchmark required in APR at present for considering an employee for promotion under MSCP? MSCP के तहत अगर किसी को फाइनेंशियल अपग्रेडेशन प्रदान किया तो उसके लिए APR का बेंचमार्क जो वेरी गुड 2016 से निर्धारित किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे गुड, वेरी गुड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी वेरी गुड सही हो जाएगा। MSCP अपग्रेडेशन के तहत आपको अगर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन प्रदान किया जाता है तो बेंचमार्क आपका APR का वेरी गुड होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ए रेलवे सर्वेंट हु हैज एक्वायर्ड लियन ऑन ए पोस्ट डज नॉट रिटेन द लियन ऑन दैट पोस्ट। यहाँ पे कुछ स्थितियां बताई गई है कि जब कोई कर्मचारी लियन किसी पद पे रखता है तो वह किस स्थिति में लियन को रिटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। व्हेन ही इज ऑन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट एंड एवेल ज्वाइनिंग टाइम अनलेस ही इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विथ हिज टाइटल टू पोस्ट ऑन लोअर पे। जब कोई कर्मचारी कहीं दूसरे पोस्ट पे ट्रांसफर पे गया है, इवेलिंग और ज्वाइनिंग टाइम को इवेल किया है, तो उस स्थिति में कर्मचारी लियन को रिटेन रख सकता है। वाइल ऑन लीव, जब कर्मचारी लीव पे है तो उस स्थिति में भी कर्मचारी अपना लियन रिटेन रखता है। वाइल अंडर सस्पेंशन, जब कोई कर्मचारी सस्पेंशन में हो तो उस स्थिति में कर्मचारी अपना लियन रिटेन रखता है। वाइल ऑन फॉरेन सर्विस डिपुटेशन ओवर स्टे बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट एडमिजिबल अंडर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब कोई कर्मचारी फॉरेन सर्विस या डिपुटेशन पे गया हो और एक मैक्सिमम लिमिट से यदि वो अधिक अवधि तक वहां पे स्टे किया रहता है तो उस स्थिति में लियन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पे बोला गया ओवर स्टे बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट, आपको एक लिमिट तक ही वहां पे डिपुटेशन पीरियड में आप पद ग्रहण करके रख सकते हैं। उससे अधिक यदि आप वहां पे पद ग्रहण करके बनाए रखते हैं तो आपका लियन टर्मिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारा बोल रहा है डज नॉट रिटेन द लियन, तो इस स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन बी पेड ग्रांट इन एड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 2। किस संस्थान को भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल खंड 2 के अध्याय 24 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान सहायता दी जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। मेडिकल इंस्टीट्यूशन, रेलवे इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स क्लब, रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेटली मैनेज स्कूल रन बाई रेलवे मेन इन रेलवे को। इन सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको हम सहायता प्रदान किया जाता है। यहाँ पे हम लोग मैनुअल भी देख लेते हैं। अनुदान सहायता या अंशदान आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार के संस्थानों को दिया जाता है। शैक्षिक एवं चिकित्सा संस्थानों को, रेलवे संस्थान और खेल क्लबों को, रेलवे सहकारी समितियों को, अन्य स्थानीय निकाय या संस्थान जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग आदि, ये सारे संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, सभी को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑल द गिवन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द स्टडी लीव। यहाँ पे स्टडी लीव के बारे में कुछ पूछा गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलवे मेडिकल सर्विस ऑफिसर्स स्टडी लीव में भी ग्रांटेड फॉर 36 मंथ फॉर अक्वायरिंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। जो भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं उन्हें 36 महीने का स्टडी लीव प्रदान किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है। ड्यूरिंग स्टडी लीव एवेल इन इंडिया ए रेलवे सर्वेंट शैल ड्रा लीव सैलरी इक्वल टू द पे दैट द रेलवे सर्वेंट ड्रू व्हाइल ऑन ड्यूटी इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन सच लीव इन एडिशन टू द डीएनएस लॉ हाउस रेंट लॉ एट इंडिविजुअल। जब भी कोई कर्मचारी स्टडी लीव पे प्रोसीड करता है तो स्टडी लीव पे जाने से पहले जो कर्मचारी अपना वेतन पा रहा होगा वही वेतन कर्मचारी स्टडी लीव के दौरान भी पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो जाएगा। रेलवे सर्वेंट अदर देन रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स शुड हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन अंडर द गवर्नमेंट। यहाँ पे पूछा गया है रेलवे सर्वेंट अदर देन रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स। रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स को छोड़कर जितने भी रेलवे सर्वेंट होंगे उनको कम से कम 5 साल सर्विस पूर्ण किए इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड पूर्ण होने चाहिए, तभी वो स्टडी लीव के लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी गलत हो जाएगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट अदर देन रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स शैल बी ऑर्डिनरली 24 मंथ एट एनी वन टाइम एंड 36 मंथ इन ऑल ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस। यहाँ पे पूछा गया है कि रेलवे सर्वेंट अदर देन रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स, तो उनको तो मैक्सिमम अदर रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स के अतिरिक्त जो भी होंगे उनको 24 मंथ का स्टडी लीव प्रदान किया जाता है, परंतु एक बार में वो 12 महीने ही अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 36 मंथ भी बोला गया जो कि ये भी गलत है। यहाँ पे IRMS ऑफिसर्स के बारे में ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 भी गलत है। एक बार में वो 12 महीने स्टडी लीव ले सकते हैं और संपूर्ण 24 मंथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 हमारा गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 1 2 सही है। आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ पोस्ट कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड पोजेजिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप ग्रांटेड बाय द नेशनल काउंसिल of vocational training has been provided by railway in direct recruitment to level first। जो भी एक्ट अप्रेंटिस कंप्लीट किए हुए रहते हैं और जिन्होंने NCVT से किया होगा तो उन्हें लेवल 1 में भर्ती जब वो आते हैं तो उन्हें 20% का रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है, और यदि वो ग्रुप सी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भर्ती किया जाता है तो उस स्थिति में उन्हें 10% का रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे लेवल 1 पोस्ट के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो लेवल 1 पोस्ट में हमारा 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20%। और यदि यहाँ पे ग्रुप सी का लेवल 2 एंड एबव होता तो यहाँ पे हमारा आंसर 10% होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विथ रिगार्ड टू सैंक्शन ऑफ एजुकेशनल असिस्टेंट इन फेवर ऑफ रेलवे सर्वेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्यूशन फी। ट्यूशन फी का यहाँ पे कौन सा पार्ट पूछा गया है? लाइब्रेरी फी, गेम्स फी, एडमिशन फी, एक्स्ट्रा करिकुलम फी। ये सारे जो फी है इसमें ट्यूशन फी का पार्ट नहीं है। ट्यूशन फी में सिर्फ स्पेशल फी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चारों हमारा ट्यूशन फी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऑल द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, कोई भी ट्यूशन फी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A railway servant who is working in Southern Railway at Chennai has been transferred to North East Frontier Railway at Guwahati, which is located at a distance of 2669 km away on administrative ground. What is the joining time eligible to that railway servant? हम लोग जानते हैं कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पे किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम अवेल करने के लिए दिया जाता है। तो यदि कर्मचारी 1000 किलोमीटर तक, किसी कर्मचारी का स्थानांतरण 1000 किलोमीटर तक हुआ हो तो उस स्थिति में 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है। यदि 1000 से लेके 2000 के बीच में हो तो उस स्थिति में 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है, और यदि 2000 किलोमीटर से अधिक हो तो 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है। और यदि 2000 किलोमीटर की दूरी हो और उस स्थिति में कर्मचारी ने एरोप्लेन से उसे अगर जर्नी करने के लिए दिया गया हो तो उस स्थिति में उसे 12 दिन का ही जर्नी टाइम एवरेज टाइम प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे 2000 किलोमीटर से अधिक है तो 2000 किलोमीटर से अधिक की स्थिति में हम लोग 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस एप्लीकेबल टू रनिंग स्टाफ को कुछ स्थितियों में स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस प्रदान किया जाता है।
जैसे यहाँ पे है व्हेन रनिंग रूम फैसिलिटी आर नॉट प्रोवाइड, जब भी कर्मचारी रनिंग रूम फैसिलिटी नहीं प्रदान किया जाता है तो उसे स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस प्रदान किया जाता है। व्हेन स्टाफ आर डिटेन्ड एंड आउट स्टेशन फॉर मोर देन 15 आवर्स फ्रॉम द टाइम दे साइन ऑफ ड्यूटी, जब भी कोई कर्मचारी आउट स्टेशन पे डिटेन किया हो और उसकी अवधि 15 घंटे से अधिक होगी हो साइनिंग टाइम साइन ऑफ ड्यूटी से, तो उस स्थिति में कर्मचारी को स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस प्रदान किया जाता है। When trains are held up at any station other than headquarters of the staff concerned due to an accident for a period exceeding 8 hours, जब दुर्घटना के कारण संबंधित स्टाफ के मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर ट्रेनें आध घंटे से अधिक समय तक रुकी रहती है तो उस स्थिति में भी रनिंग स्टाफ को कंपेंसेटरी अलाउंस स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस प्रदान किया जाता है। When the running staff are deputed to work temporarily at stations outside their headquarters, जब भी कोई कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर मुख्यालय से बाहर अस्थायी रूप से काम करने के लिए डिप्यूट किया जाता है तो उस स्थिति में कर्मचारी को स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे लगभग सारे स्थितियों में कंपेंसेटरी अलाउंस प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सारे स्थितियों में स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस प्रदान किया जाएगा। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। As per Industrial Relation Code 2020, there shall be a negotiating union or a negotiating council in an industrial establishment having registered trade union for negotiating with the employer of industrial establishment. If more than one trade union of workers registered under this code are functioning, then the trade union having or more workers on the muster roll of that industrial establishment verified and supporting that trade union shall be recognized by the employer as the sole negotiating union of the worker। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार पूछा गया है कि किसी भी संस्थान में मास्टर रोल पर कितने % या उससे अधिक श्रमिकों वाले ट्रेड यूनियन को सत्यापित और उस ट्रेड यूनियन का समर्थन करने वाले नियोक्ताधारा श्रमिकों के एकमात्र समझौता संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी। जहाँ पे भी 51% से अधिक यदि वर्कर्स मास्टर रोल पे रजिस्टर्ड हो तो वहाँ पे उन ट्रेड यूनियन को निगोशिएटिंग यूनियन के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है। और यदि वहाँ पे एक से अधिक यूनियन हो और किसी ने भी 51% से अधिक यदि वो प्राप्त नहीं किया हो समर्थन, तो वहाँ पे कोई भी अगर एक यूनियन 20% अगर वो ले आता है तो वो निगोशिएटिंग यूनियन के रूप में मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जबकि मोर देन वन ट्रेड यूनियन है तो यहाँ पे 51% से अधिक 51% या उससे अधिक होने पे उसे हम निगोशिएटिंग यूनियन के रूप में मानेंगे। और यदि कोई भी 51% नहीं ले पाते हैं समर्थन तो 20% लाने वाले को हम लोग निगोशिएटिंग यूनियन के रूप में मान्यता देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द बीडो पास इन अकॉर्डिंग्स विद द रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986। यहाँ पे बीडो पास के बारे में कुछ पूछा गया है कि बीडो इज इंटाइटल्ड टू हाफ द नंबर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस that the railway servant was either receiving at the time of his demise, after retirement, or in case of death in service, by reckoning the date of death as the date of retirement। यहाँ पे बताया गया है कि जो विधवा है, विधवा को सेवानिवृत्ति के बाद रेल कर्मचारी को मिलने वाले मनाथ पासों की आधी संख्या प्राप्त करने की पात्रता होगी जो उसे सेवानिवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु के समय या सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख मानकर प्राप्त हो रही थी। जो कर्मचारी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास पा रहा था तो अगर वो उसकी मृत्यु है तो उसकी बीडो को आधा सेट का पास प्रदान किया जाता है, हाफ द नंबर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही है। द फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन विल बी अलाउड ओनली टू बीडो पास होल्डर हु आर एबव द एज ऑफ 65। आप जब आपकी एज जब 65 हो और वो बीडो के रूप में हो तो बीडो पास के लिए कंपेनियन आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी हमारा सही है। जब कोई बीडो 65 एज की हो तो वो अपने साथ एक कंपेनियन सहकर्मी सह यात्री लेके जा सकते हैं। द बीडो ऑफ एनी रेलवे एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल इन सर्विस शैल बी एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम ऑफ 1 सेट ऑफ पास एवरी अल्टरनेट ईयर ओनली इफ द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर डेथ कंप्लीट द रिक्वायर्ड सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एंटाइटलमेंट फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। यहाँ पे बताया गया है कि किसी रेलवे कर्मचारी की विधवा जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है प्रत्येक दूसरे वर्ष न्यूनतम 1 सेट पास की हकदार होगी। अल्टरनेट ईयर पे उसे एक पास प्रदान किया जाता है बशर्ते की मृत्यु से पूर्व कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मनार्थ पास की मान्यता के लिए निर्धारित अपेक्षित सेवा पूरी कर ले। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लागू होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद मनार्थ पास की पात्रता के लिए वो कम से कम 20 साल सेवा पूर्ण कर लिया हो। 20 साल से कम सेवा पूर्ण होने पे भी उसे
पास बीडो को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, सेवा के दौरान मरने वाले किसी भी रेलवे कर्मचारी की विधवा प्रत्येक दूसरे वर्ष में कम से कम एक सेट पास की हकदार होगी। ये सही है, हर एक दूसरे वर्ष अल्टरनेट ईयर पे पास प्रदान किया जाता है। भले मृत्यु से पहले कर्मचारी की सेवा सेवानिवृत्ति के बाद मनात पात की पात्रता के लिए निवृत्ति सेवा निर्धारित अपेक्षित सेवा कम हो। हाँ, ये कंडीशन हमारा सही है कि बीडो को अल्टरनेट ईयर पे पास प्रदान किया जाता है, भले ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मनात पास की पात्रता 20 वर्ष की सेवा उन्होंने पूर्ण नहीं किया हो, तब भी कर्मचारी बीडो को बीडो पास प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि बोल रहा था पात्रता अपेक्षित होनी चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन सी गलत है। हमारा ऑप्शन 1, 2 और 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2, 4। आंसर देख लेते हैं हम लोग, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एन एम्प्लॉय वाज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड एज एन इशू वाज रेज्ड एलिगेइंग इनएबिलिटी ऑफ हिज प्रमोशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड वेदर द प्रमोशन ऑफ हिज रेलवे सर्वेंट वाज इरोनियस और नॉट। कोई यहाँ पे कर्मचारी है वो प्रमोटेड हो गया है जूनियर इंजीनियर के रूप में, और उस पर फिर इरोनियस प्रमोशन जो उसका था वो एक तरह से इरोनियस प्रमोशन था, तो उसके लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा जो डिसाइड करेगा कि यह पदोन्नति पूर्णतः इरोनियस है। तो जूनियर इंजीनियर जो कि 4200 के लिए 4200 का पद होता है, तो उसके लिए जेएजी सक्षम अधिकारी हैं, तो जेएजी से ऊपर जो भी होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये प्रमोशन इरोनियस है या फिर सही है। तो 42 जेएजी से ऊपर हमारे जो भी होंगे, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, ये तो 42 जेएजी हो गए। डिप्टी चीफ मैकेनिक, ये भी जेएजी हो गए। नन ऑफ द चीफ वर्कशॉप इंजीनियर बीइंग द नेक्स्ट हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा चीफ वर्कशॉप इंजीनियर, जो कि 4200 के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारे जेएजी होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि चीफ वर्कशॉप इंजीनियर बीइंग द नेक्स्ट हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हमारे ऊपर हमारे चीफ वर्कशॉप इंजीनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ये तय करेंगे कि प्रमोशन इरोनियस था कि नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर बीइंग द नेक्स्ट हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द 70% सिलेक्शन टू ग्रुप बी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर इन रेलवे। यहाँ पे एपीओ की एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा गया है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड ए मिनिमम ऑफ 3 ईयर सर्विस आर एलिजिबल टू अप्लाई। 70% सिलेक्शन के लिए जो कर्मचारी 4200 में 3 साल का सेवा रखते हो तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। The employee who have secured more than 80% marks in the written test are not declared as outstanding while preparing the panel। नए रूल के अनुसार ये हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग का नियम था वो खत्म कर दिया गया है। अब सारे जो भी पैनल बनेंगे वो ऑन द मेरिट, जो भी मार्क्स आएंगे उसके मेरिट के अनुसार से वो भाइवा वॉइस में बुलाएंगे और फिर उसमें सीनियरिटी के हिसाब से पैनल बनाया जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा, जो कि पहले रूल था अब इसे खत्म कर दिया गया। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। The candidate for Viva voice and assessment of record of service shall be called to the extent of 6 times the number of vacancies category wise in order of seniority। ये हमारा ऑप्शन है कि वाइवा वॉइस के लिए वैकेंसी का 6 गुना बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। तो ये अदर देन एपीओ वाले केस में होता है कि वाइवा वॉइस के लिए आप 6 टाइम बुलाएंगे कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, परंतु एपीओ के केस में इसके अलग है कि वो मेरिट के हिसाब से कैटेगरी वाइज 6 गुना बुलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, The candidates for Viva voice and assessment of record of service shall be called to the extent of 6 times the number of vacancies category wise in order of merit। ये हमारा ऑप्शन फॉर एपीओ एलिजिबिलिटी के लिए सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 3 हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2 और 4 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the percentage rate of employer contribution under NPS स्कीम। NPS स्कीम में जो एम्प्लॉयर नियोक्ता होता है उसका कंट्रीब्यूशन 14% और जो एम्प्लॉय होता है उसका कंट्रीब्यूशन 10% होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर के बारे में पूछा गया है तो उसका कंट्रीब्यूशन 14%, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the upper ceiling limit per annum fixed by railway board for the general manager of zonal railway to sanction the expenditure towards deputation of railway employee for training courses, seminars, symposia in recognized non-railway institution। जनरल मैनेजर को यहाँ पे पावर दिया गया है कि जो भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय पे ट्रेनिंग कोर्सेज, सेमिनार्स और नॉन रेलवे इंस्टीट्यूशन में जो ट्रेनिंग किए जाएंगे उस पर कितना खर्च कर सकते हैं। तो ये
हाल ही में इसे पहले 50 लाख की राशि तक पावर दिया गया था, हाल ही में इसे 1 करोड़ कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए रेस 1 करोड़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If railway when the wrongful excess payment has been made to railway employee, who among the following has got power to accord sanction for payable from the recovery of overpayment up to 2 लाख। जो भी एक्सेस पेमेंट कर्मचारी को कर दिया गया है रॉन्गफुल तरीके से, तो उसका रिकवरी ओवर पेमेंट जो होगा रिकवरी का, उसके लिए कौन माफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख की राशि तक को माफ करने का पावर यहाँ पे चेयरमैन रेलवे बोर्ड को दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको पॉलिसी भी दिखा देता हूँ। ये रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी निकली थी 2024 में, इसमें दिया गया है कि इट हैज देयरफॉर बीन डिसाइडेड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड में वेव रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट अप टू 2 lakh only in the case of each individual with the concurrence of member finance railway board and approval of chairman and CEO railway board। और इससे अधिक की यदि राशि होगी तो उसके लिए रेलवे बोर्ड ही सक्षम प्राधिकारी होगा। यहाँ पे 2 लाख की राशि तक को रिकवरी को माफ कर सकते हो, तो यहाँ पे चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद द कांग्रेस ऑफ फाइनेंस। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काशी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ आर एलिजिबल टू गेट फ्री मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन रेलवे हॉस्पिटल। कौन से अर्ध रेलवे संगठन के कर्मचारी रेलवे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा और उपचार सुविधा पाने के पात्र हैं। तो ये सारे जो भी रेलवे ऑफिसर्स क्लब में पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्कर होंगे तो उन्हें भी रेलवे मेडिकल फैसिलिटी प्रदान किया जाता है। रेलवे इंस्टीट्यूट में भी जो भी वर्कर काम करते होंगे उन्हें भी प्रदान किया जाता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी सहकारिता समितियां हैं उनमें भी काम करने वाले कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटी प्रदान किया जाता है। स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी जो भी सदस्य होंगे तो उनको भी मेडिकल सुविधा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चारों स्थितियों में फ्री मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट फैसिलिटी रेलवे हॉस्पिटल में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा चारों सही हो जाएगा। ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द चॉइस ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ए यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर इन ए फाइनेंशियल ईयर टू द चॉइस ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे पूछा गया कि एक एकीकृत पेंशन योजना जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उसके तहत एक वित्तीय वर्ष में पेंशन फंड और निवेश के विकल्प का चयन कितनी बार किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी पूर्व में जो रूल था उसी रूल को यूपीएस में भी लाया गया है। यहाँ पूर्व में रूल था कि एक कर्मचारी साल में 2 बार इंक्रीज कर सकता है और 1 बार रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे वॉलंटरी सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला गया है कि आप कितने बार आपको चॉइस देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे है रिड्यूस वंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर और इनहांस ट्वाइस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। यही रूल को आप यूपीएस में भी लागू किया गया है कि 2 बार 1 साल में बढ़ा सकता है और 1 बार घटा सकता है। यहाँ पे वंस एंड ट्वाइस इन ए फाइनेंशियल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A railway servant who has been convicted on a criminal charge by court of law can be dismissed from the service under which of the following rules railway servant discipline rule discipline and appeal rules 1968 the punishment can be imposed। कोई एक कर्मचारी रेलवे कर्मचारी है वो क्रिमिनल चार्जेस के आरोप में दोषी पाया गया है कोर्ट के द्वारा, तो किस रूल के तहत उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो कोई भी अगर क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा यदि वो क्रिमिनल दोषी होता है तो उसे रूल 41 के तहत डिसमिस किया जाता है। और यदि कोई कर्मचारी देश के सुरक्षा के लिए यदि वो खतरनाक साबित होता है तो उस स्थिति में रूल 14(3) के तहत उसे राष्ट्रपति का देश से रिमूव कर दिया जाता है। और 14(2) के तहत जब कोई मामला ऐसा हो कि किसी कर्मचारी जांच करना संभव नहीं हो तो उस स्थिति में रूल 14(2) के तहत उसे रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा वो क्रिमिनल चार्ज का दोषी पाया गया है, कन्विक्टेड दोषी है, तो रूल 14(1) के तहत उसे सजा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे रूल 14(1) सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सर्वेंट हैड अप्लाइड टू आरआरबी फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। Based on the ST certificate produced by him, he was recruited against ST quota and appointed in division. In railway service, the employee got further promotion within Group C and Group C to Group B and at present working in junior FCT grade.
The ST certificate produced by him was referred to the concerned district collector for verification on completion of the investigation and inquiry. The concerned district collector as well as the state level security scrutiny committee had declared that the officer does not belong to the ST community and certificate submitted by him at the time of his recruitment was bogus. यहाँ पे एक मामला आया है कि कोई कर्मचारी जूनियर इंजीनियर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुआ था और उस समय वो एसटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था। तो जनरली जो भी जब भी इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है तो 6 महीने के अंदर सारे दस्तावेजों को जांच करा लिया जाता है, परंतु यहाँ पे जांच नहीं कराया गया और वो ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रमोशन पा गया, ग्रुप सी और ग्रुप बी से वो जनरली ग्रुप ए में भी आ गया जूनियर स्टडी ग्रेड में। तो यहाँ पे जो कर्मचारी ने उस समय इनिशियल अपॉइंटमेंट के समय कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था वो पूर्णतः जांच में पाया गया कि भोगस है। तो उस स्थिति में कर्मचारी को कौन टर्मिनेट कर सकता है उसके बारे में पावर यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कर्मचारी को कौन रिमूव सकता है। इसका जब भी कर्मचारी अगर इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है और उस समय इनिशियल अपॉइंटमेंट में कोई भी दस्तावेज यदि गलत पाया जाता है, असंवैधानिक पाया जाता है, तो बिना नोटिस दिए कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाता है और वो टर्मिनेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो इनिशियल अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा उसी के अनुमोदन से उसे रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पे इसका एक क्लैरिफिकेशन हाल ही में रेलवे बोर्ड ने भी जारी किया है, वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिट्रीट किया गया है इंस्ट्रक्शन ऑन वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC फॉर पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट टू पोस्ट सर्विस। यहाँ पे मामला एक बताया गया है कि कोई कर्मचारी था वो उसने वो कास्ट सर्टिफिकेट फेक फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया था और उसके जांच के दौरान पाया गया कि वो इट हैज बीन सीन दैट द एम्प्लॉय हु इज एट द वर्ज ऑफ हिज वो रिटायरमेंट के कगार पर है और हिज कैरियर प्रोग्रेशन राइजेस टू लेवल ग्रुप ए ऑफिसर्स और वो ग्रुप ए ऑफिसर्स तक वो करियर प्रोग्रेस करके आ चुका है फ्रॉम हिज इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड क्लर्क ग्रेड 1, जबकि उसका इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड क्लर्क ग्रेड 1 में हुआ था और वो आज के डेट में वो ग्रुप ए ऑफिसर बन गया है। Seeking to decide the level of authority competent to terminate his service as he is presently holding the post of Group A officer। अब उसके बारे में पूछा गया कि who is competent authority to terminate his service। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है कि it has been observed by the board that in such cases the illegal appointment of an employee on the basis of false fake caste certificate bring him her back to the status of his initial appointment in the railway service, and accordingly it has been decided that necessary action to terminate service of such employee should be taken by respective appointing authority of the railway level of initial appointment। जो भी उसका इनिशियल अपॉइंटमेंट जो हुआ था क्लर्क ग्रेड 1 में, तो वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसे आज के डेट में भी टर्मिनेट करने के लिए सक्षम है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि उस समय जबकि वो जूनियर इंजीनियर था तो JG का लेवल का अधिकारी कोई अपॉइंट किया होगा। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं रेलवे बोर्ड जनरल मैनेजर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन सीनियर डिवीजन। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सीनियर डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल्स 1968 एन ऑर्डर ऑफ एन इंटरलोक्यूटरी नेचर और द नेचर ऑफ अ स्टेप इन एड ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अदर देन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी पास्ड। यहाँ पे इंटरलोक्यूटरी नेचर के बारे में पूछा गया है कि 1968 के किस नियम के तहत निलंबन आदेश के अलावा किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतिम निपटान में इंटरलोक्यूटरी प्रकृति या चरणबद्ध सहायता का आदेश पारित किया जाता है। तो इस स्थिति में जब भी कोई मामला इंटरलोक्यूटरी नेचर टाइप का तो उसके खिलाफ आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे रूल 14(1), रूल 14(2), रूल 14(3)। यहाँ पे कोई भी ऐसा मामला नहीं है, इस सारे के खिलाफ हम लोग आदेश पारित कर सकते हैं, मगर इंटरलोक्यूटरी नेचर टाइप का अगर कोई मामला हो तो उसके खिलाफ हम लोग आदेश ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The 3 railway servants which A, B and C of the same department have jointly committed an offence. The disciplinary authority who are empowered to impose the punishment of dismissal against all the 3 railway servants are Assistant Divisional Electrical Engineer, Divisional Electrical Engineer and Senior Divisional Electrical Engineer respectively. Who among the following is competent to initiate the common proceeding against all of them under Railway Servant Discipline Rule 1968? रेलवे में कोई 3 कर्मचारी हैं A, B या C और तीनों के जो
डिसिप्लिन अथॉरिटी हैं एबीसी के, क्रमशः वो AD हैं जो असिस्टेंट रैंक के हो गए, डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो सीनियर स्किल रैंक के हो गए, और सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल जो जेजी रैंक के होंगे। तो तीनों को अगर एक ही साथ कॉमन प्रोसीडिंग में लेना, तो उसके लिए सक्षम अधिकारी हमारे, मान लीजिए कोई ए होगा, वो होगा 1900 का होगा, बी होगा जो कोई 2800 का होगा, सी होगा जो 4200 का होगा। तो तीनों को दंड देने के लिए एक तो सक्षम अधिकारी हमारे जेजी हो जाएंगे, तो कॉमन प्रोसीडिंग के लिए हमारे भी जो जेजी होंगे वो कॉमन प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेजी, जो तीनों को कॉमन प्रोसीडिंग करने के लिए सक्षम होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देंगे। द सेफ्टी डिपार्टमेंट हैड रिकमेंडेड टू इनिशिएट मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग अंडर द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल्स 1968 against a junior engineer for dereliction of duty. However, upon conclusion of the disciplinary proceeding, the disciplinary authority had imposed only a minor penalty. The junior engineer did not submit an appeal and a period of 1 year had lapsed from the date of imposition of the minor penalty. On learning about the imposition of minor penalty and dissatisfied with the quantum of punishment, the safety department has recommended for enhancement of the penalty. Who among the following is competent authority to take suo motu एक्शन टू इन्हांस द पेनल्टी। यहाँ पे एक मामला था सेफ्टी डिपार्टमेंट का कि कोई यहाँ पे एक जूनियर इंजीनियर था, वो उसने कुछ ड्यूटी में गड़बड़ी कर दी थी, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किया गया था। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में ओनली माइनर पेनल्टी उसको इम्पोज किया गया, और 1 साल का ईयर भी लैप्स कर गया, उसने कोई अपील भी नहीं किया। फिर पता चला कि माइनर पेनल्टी जो सेफ्टी डिपार्टमेंट था वो माइनर पेनल्टी से डिससेटिस्फाइड है, फिर उसने पनिशमेंट को इन्हांस करने के लिए वहाँ पे रिकमेंड किया। तो उसके लिए कौन सक्षम अधिकारी, यहाँ पे जब भी कोई भी पेनाल्टी होती है तो उसके पेनाल्टी से 45 दिन के अंदर ही अपील या रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी मामला है, यहाँ पे पूछा गया कि 1 ईयर भी लैप्स कर गया। अगर कोई सज़ा को बढ़ाना या घटाना हो तो उसके लिए आप 6 महीने के अंदर आप सज़ा को बढ़ा सकते हैं, और 1 साल के अंदर 1 साल या 1 साल के बाद आप सज़ा को घटा सकते हैं या कम कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रावधान है। तो यहाँ पे बोला गया कि 1 साल भी ख़त्म हुआ, तो उस स्थिति में हमारे जो लिमिट जो है पीरियड, लिमिटेशन पीरियड के अतिरिक्त यदि कोई भी रिव्यू करेंगे या रिवीजन करेंगे तो उसके लिए सक्षम अधिकारी हमारे जो होंगे वो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, जनरल मैनेजर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जबकि मामला रेलवे कर्मचारी का है, तो यहाँ पे हमारा जनरल मैनेजर उस केस को रिव्यू करके, रिवीजन करके पनिशमेंट को बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे डिविजनल रेलवे मैनेजर, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा जनरल मैनेजर। जबकि यहाँ पे है कि लिमिटेशन पीरियड जो 1 ईयर का था वो खत्म हो गया, तो लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड हमारे जनरल मैनेजर ही केस को रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जनरल मैनेजर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करेक्टली आइडेंटिफाइड द रूल अंडर विच द अथॉरिटी हायर देन द अपीलेट और रिव्यूइंग अथॉरिटी एज द केस में बी can reappoint a railway servant in cases where an appeal was prepared or review was done and the action of dismissal, removal or compulsory retirement from service was upheld on appeal review by an authority other than the railway board। कोई कर्मचारी है वो अपीलीय पुरस्कार प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी जैसा ही मामला हो किसी रेलवे कर्मचारी को पुनर्नियुक्त कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां अपील की गई थी और पुनरीक्षण किया गया था और सेवा से बर्खास्तगी हटाने या निवास निवृत्ति कार्रवाई को रेलवे बोर्ड के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी अपील समीक्षा पर बरकरार रखा था। कोई भी कर्मचारी जब सेवा से रिमूव डिसमिस हो गया तो कौन से रूल के तहत, कोड के तहत वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है अपील रिव्यू पे। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कोड 402 के तहत कर्मचारी को रीअपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग IREC चैप्टर 4 के पैरा 402 के में बताया गया है कि इफ रेलवे सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड, रिमूव और कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस is to be re-employed by an authority vested with such power either under this rule or regulation made under this should not be done without the specific approval of the authority indicated below। यहाँ पे ऑप्शन कुछ बताया गया है कि किस स्थिति में मामले को कौन रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो पैरा 402 के तहत कोई भी कर्मचारी रिमूव डिसमिस हो गया तो उसके तहत फिर से वो रीअपॉइंट हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 402 ऑफ इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सर्वेंट हैज सबमिटेड ए पिटीशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द पिटीशन कैन बी विथहेल्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कोई एक रेलवे सर्वेंट है, उन्होंने पिटीशन सबमिट को प्रेसिडेंट को पिटीशन सबमिट किया, तो किस स्थितियों में पिटीशन को विथहेल्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अपेंडिक्स 2 में यहाँ पे बताया गया है, उसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारे कंडीशंस हैं जिसके अनुसार कर्मचारी के पिटीशन को विथहोल्ड होल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे देख लेंगे। द पिटीशन इज ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एन ऑर्डर कम्युनिकेटेड टू द पिटिशनर मोर देन 6 months बिफोर द सबमिशन ऑफ द पिटीशन एंड नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिले इज गिवन। तो इस स्थिति में पिटीशन को रोक सकते हैं। ये सारे 8, 9, 10 कुल 10 यहाँ पे कंडीशंस हैं। और एक है कि द पिटिशनर हैज नॉट कंप्लाइड विथ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो भी प्रोविजन दिया गया है उसमें वो कोई भी वो कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके तहत भी आवेदन को रोक दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। एक ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, द पिटिशनर हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ पिटीशन गिवन इन अपेंडिक्स 2। तो उसने यदि पार्ट 2 में जो भी प्रोविजन दिया गया है उसका अगर कंप्लाई कर देता है तो उस स्थिति में पिटीशन को नहीं रोका जाता है। तो सिर्फ यही एक मामला है, बाकी सारे जो 3 मामले हैं उस स्थिति में पिटीशन को रोक दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक मामला बन रहा है ऑप्शन 4। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे पिटीशन रोकने के बारे में बोला तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हमारा 3 स्थिति में रोक सकते हैं। 4 की स्थिति में तो हम लोग रोक ही नहीं सकते क्योंकि उसने पार्ट 2 में जो भी प्रोविजन दिया है उसने उसका कंप्लाई किया है। पार्ट 2 का जो भी उसने पिटीशन है उसका कंप्लाई किया है, तो उस स्थिति में हम लोग उसके द पिटिशनर हैज नॉट कंप्लाइड, तो उसने तो कंप्लाई किया है, तो उस स्थिति में पिटीशन को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो सिर्फ 3 ही स्थिति में हम लोग पिटीशन को रोक सकते हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। Which rule of railway servant discipline appeal rules 1968 communicate the procedure for issue of suspension order। जो भी सस्पेंशन ऑर्डर रूल 5 के तहत 1968 डिसिप्लिन अपील रूल के रूल 5 के तहत सस्पेंशन ऑर्डर का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा रूल 5 सही हो जाएगा। Which rule of railway servant discipline appeal 1968 deal with the revision। जो भी रिवीजन है रूल 25 के तहत किया जाता है और रिव्यू जो राष्ट्रपति करते हैं वो 25A के तहत किया जाता है। यहाँ पे रिवीजन का बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए रूल 25 के तहत हम लोग रिवीजन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन रूल 25 सही हो जाएगा। When a disciplinary case investigation criminal prosecution initiated against a government servant is not concluded even after expiry of a period of from the date of meeting of the first departmental promotion committee, the appointing authority may review the case and order ad hoc promotion in favor of the employee if the railway servant is not under suspension subject to the terms and conditions stipulated। किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक मामला चल रहा था और प्रथम विभागीय पदोन्नति की बैठक तिथि से एक अवधि समाप्त होने तक भी उसका मामला जो अनुशासनात्मक कार्रवाई था वो समाप्त नहीं हुआ था, तो नियुक्ति पदाधिकारी मामले की समीक्षा कर सकते हैं और कर्मचारी को एड हॉक प्रमोशन दे सकते हैं यदि वो कर्मचारी निलंबन के अधीन नहीं रहा हो। तो कितने वर्ष की अवधि तक यदि मामला निपटाया नहीं गया हो तो उसके बाद कर्मचारी को एडहॉक प्रमोशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बोर्ड की पॉलिसी है, एक बोर्ड की पॉलिसी थी जिसमें बताया गया था, यहाँ पे बताया गया कि इन स्पाइट ऑफ 6 monthly रिव्यू रेफर्ड टू इन पैरा 4 above there may be some cases where the disciplinary cases criminal prosecution against the government servant is not concluded even after the expiry of 2 years from the date of the meeting of the first DPC, which kept it finding in respect of the government servant in a sealed cover. In such situation, the appointing authority may review the case of government servant provided he is not under suspension। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि 2 वर्ष की अवधि तक भी यदि मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई को समाप्त नहीं किया गया है तब कर्मचारी को एडहॉक प्रमोशन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा 2 साल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन ए रेलवे सर्वेंट हु इज रिटायर्ड ऑन हिज अटेनिंग द एज ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट रिसीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेंशन। जब कोई कर्मचारी को कंपलसरी रिटायर्ड किया जाता है तो उस स्थिति में कर्मचारी को सुपरन्यूशन पेंशन ही प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सुपरन्यूशन पेंशन सही हो जाएगा। When a railway servant is selected for discharge owing to the abolition of his permanent post unless he is appointed to another post, he is entitled to which of the following pension। जब कोई कर्मचारी परमानेंट पोस्ट के समाप्ति के बाद
यदि कोई दूसरा पद पे वो अपॉइंट नहीं होता तो उसे किस प्रकार का पेंशन उस प्रदान किया जाता है। यहाँ पे उस स्थिति में कर्मचारी को क्षतिपूर्ति पेंशन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन पेंशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन। यहाँ पे कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन के बारे में बोला गया है। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द पनिशमेंट ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट अगेंस्ट ए रेलवे सर्वेंट में सैंक्शन द कंपलसरी रिटायरमेंट सैंक्शन। कोई किसी कर्मचारी को पनिशमेंट के तौर पे रिटायर किया गया तो उसे कंपलसरी रिटायर किया गया है तो उसे अगेंस्ट रेलवे सर्वेंट में सैंक्शन द कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होंगे उसको कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नॉट लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन फुल कंपनसेशन पेंशन और ग्रेच्युटी और बोथ भी शुड हैव एडमिसिबल टू हिम इफ ही हैड रिटायर्ड ऑन कंपनसेशन पेंशन। जब वो कंपनसेशन पेंशन पे उसको रिटायर किया जाता है तो नॉट लेस देन 2/3 से कम नहीं और पूर्ण क्षतिपूर्ति कंपनसेशन पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों से अधिक नहीं जो उसे स्वीकार होती है वही उसे क्षतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्ति दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो जाएगा। जब भी राष्ट्रपति किसी रेलवे कर्मचारी के इस मामले में इस नियम के तहत स्वीकार पूर्ण क्षतिपूर्ति पेंशन से कम पेंशन देने का आदेश पारित करता है तो ऐसे आदेश पारित करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। किसी कर्मचारी को जो भी कंपनसेशन पेंशन के तहत पेंशन दिया जाता है अगर उससे कम यदि देने का विचार हो तो उसके लिए उसे यूपीएससी से कंसल्ट करना होता है। यहाँ पे 3 नंबर भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के 2/3 से अधिक नहीं जो उसे स्वीकार होती है वह क्षतिपूर्ति पेंशन पे सेवानिवृत्ति। यहाँ पे बोला गया है कि पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के 2/3 से अधिक नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्षतिपूर्ति पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के 2/3 से अधिक नहीं होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे बोला गया कि पेंशन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ ए रेलवे सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस डेथ ग्रेच्युटी शैल बी पेड टू हिज फैमिली मेंबर इफ द क्वालिफाइंग सर्विस 20 years और मोर विच ऑफ द फॉलोइंग एमोलमेंट्स इज पेएबल। जब कोई कर्मचारी सेवा के दौरान मर गया है और उसका फैमिली मेंबर्स हो तो उसको पेंशन दिया जाना है एमोलमेंट्स, तो उसे डेथ ग्रेच्युटी के रूप में कितना प्रदान किया जाएगा। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं कि कितना अर्हक सेवा होना चाहिए तो उसके हिसाब से ग्रेच्युटी प्रदान किया जाता है। तो जब यहाँ पे बोला गया कि 20 साल से अधिक हो तो उसको कितना एमोलमेंट प्रदान किया जाएगा। तो 20 साल से अधिक होने पे कर्मचारी को मैक्सिमम 33 एमोलमेंट्स प्रदान किया जाता है जो कि 16.5 माह के वेतन के बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग रखेंगे हाफ द एमोलमेंट ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स एमोलमेंट प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इज नॉट एक्सीड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जब हर एक 6 महीना की कंप्लीटेड सेवा पे उसे आधे माह की प्रलब्धि प्रदान किया जाता है और मैक्सिमम 20 साल से ज़्यादा होने पे मैक्सिमम अधिकतम प्रलब्धियों का 33 गुना ही दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का मान लीजिए सर्विस 1 साल से कम हो तो उसे मासिक प्रलब्धि का 2 गुना दिया जा सकता है। यदि 1 साल से अधिक परंतु 5 साल से कम हो तो मासिक प्रलब्धि का 6 गुना दिया जा सकता है। यदि 5 साल से अधिक या और 11 साल से कम हो तो उसे मासिक प्रलब्धि का 12 गुना दिया जा सकता है। और यदि 20 साल से अधिक होने पे तो ये तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 33 टाइम्स इमोलमेंट। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सर्विस रेंडर्ड एज सब्स्टिट्यूट बाय रेलवे सर्वेंट अदर देन टीचर्स shall be counted for pensionary benefit from the date of completion of continuous service as substitute followed by absorption in regular group C to group D post without any break। यहाँ पे रेलवे टीचर्स अदर देन टीचर्स जो भी रेलवे सर्वेंट होंगे तो उसको पेंशनरी बेनिफिट दिया जाना है। तो उसका अर्हक सेवा कितना होना चाहिए तभी उसे पेंशनरी बेनिफिट प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे यदि रेलवे टीचर्स का रहता तो 3 महीने की सेवा प्राप्त होने के बाद उसे पेंशनरी बेनिफिट प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे अदर देन टीचर्स बोला गया तो टेम्पोररी स्टेटस जब वो प्राप्त करेगा तब से पेंशनरी बेनिफिट उसको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे 3 मंथ, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, 4 मंथ, 6 मंथ। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है।
उस कर्मचारी को पेंशनरी बेनिफिट तभी दिया जाएगा जब उसने टेम्पोररी स्टेटस प्रदान कर लिया हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। What is the quantum of additional pension, family pension available to the all pensioner, family pensioner when they cross the age of 90 years to less than 95 years? यहाँ पे हमारा जो भी फैमिली ऑल पेंशनर होते हैं तो उसको एडिशनल पेंशन प्रदान किया जाता है। एक एज प्राप्त होने से ऊपर यदि वो चले जाते हैं तो उसको पेंशन में एडिशन वृद्धि कर दिया जाता है। तो जब कर्मचारी पेंशनर का एज 80 साल से अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति में 20% एडिशनल पेंशन दिया जाता है, और यदि 85 से अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति में 30% एडिशनल पेंशन दिया जाता है, और यदि 80-85 यदि 90 से अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति में उसे 40% का एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, 40% ऑफ रिवाइज्ड बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। What is the time limit available to the Central Public Information Officer to furnish the information or reject a request under Section 7(1) of Right to Information Act 2005 on receipt of request under section? यहाँ पे पूछा गया कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन को कितने दिन के अंदर RTI सूचना दे देना होता है। तो यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन ये 30 दिन के अंदर दे देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, विदिन 30 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम फैमिली पेंशन ग्रांटेड बाई सेवंथ पे कमीशन के अनुसार फैमिली न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 रुपये रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंडीशंस फॉर फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के यहाँ पे कौन सी कंडीशन है जो पालन करता है उसके बारे में बताया गया है कि वेयर ए फीमेल और ए मेल रेलवे सर्वेंट डाइज लिविंग बिहाइंड ए जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड और विडो। यहाँ पे बोला गया है कि जब कोई कर्मचारी है वो जुडिशियली रूप से अलग हो गया है तो उसके वो किस प्रकार का फैमिली पेंशन उसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि एंड नो चाइल्ड और चिल्ड्रेन द पर्सन सर्वाइविंग नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव द फैमिली पेंशन। जब कोई फीमेल या मेल रेलवे कर्मचारी हो मर गया है और उसके पीछे वो जुडिशियली रूप से उसका एक पत्नी या पति है ना, और एंड नो चिल्ड्रेन जो है कोई बच्चा नहीं है परंतु पति या पत्नी जो भी मामला हो वो है, तो क्या उसे फैमिली पेंशन दे होगा। तो उस स्थिति में उसे फैमिली पेंशन दे नहीं होता है। एंड नो चाइल्ड और चिल्ड्रेन द फैमिली पेंशन इफेक्ट ऑफ द डिजीज शैल बी पेबल टू द पर्सन सर्वाइविंग सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिसके अनुसार यदि उसका बच्चा या बच्ची चाइल्ड या चिल्ड्रन नहीं है तो उस स्थिति में कुछ सर्टेन कंडीशन के हिसाब से, जैसे जुडिशियली मामला चल ही रहा हो, हाँ उसी दौरान मृत्यु हो गई हो, तो उस स्थिति में उसे फैमिली पेंशन दिया जा सकता है। विथ ए चाइल्ड और चिल्ड्रेन सच फैमिली पेंशन शैल बी पेबल टू द पर्सन हु इज एक्चुअल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड चिल्ड्रेन। यहाँ पे यदि पति या पत्नी कोई है और उसके साथ एक बच्चा या बच्ची भी है तो सच फैमिली पेंशन उसके एक्चुअल गार्जियन को ही दिया जा सकता है। जो भी चाइल्ड या चिल्ड्रेन हो तो उसके एक्चुअल गार्जियन जो भी होंगे, जुडिशियली जब उसके माता पिता अलग हो गए हो तो एक गार्जियन होंगे एक्चुअल गार्जियन, तो उनको फैमिली पेंशन दिया जा सकता है। एंड द सर्वाइविंग पर्सन हैज सीज्ड टू बी द गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रन सच फैमिली पेंशन शैल नॉट बी पेबल टू द सर्वाइविंग पर्सन एंड विल बी पेड टू द पर्सन हु इज एक्चुअल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे जो भी सर्वाइविंग पर्सन होगा उसको गार्जियन का जो चाइल्ड और चिल्ड्रन होगा तो उसको गार्जियन सीज कर दिया जाता है। सर्वाइविंग पर्सन, वो सर्वाइविंग पर्सन जो होंगे वो जो उनके बच्चे या चिल्ड्रन होंगे, बच्चियां होंगी, तो उनका वो एक्चुअल गार्जियन नहीं होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। और जो एक्चुअल में गार्जियन होगा सर्वाइविंग such child or children such family pension shall not be payable to the surviving person and will be paid to the person who is the actual guardian। जो भी एक्चुअल गार्जियन चाइल्ड चिल्ड्रन का होगा उसको दिया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा चारों सही लग रहा है, नहीं चारों तो नहीं सही लग रहा है, एक नंबर हमारा गलत था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। राइट आंसर 2, 3 या 4। यहाँ पे फैमिली पेंशन इस तरह के केस में एक जो भी फैमिली पेंशन दिया जाता है उसका मैं एक दिखा देता हूँ आपको। रेलवे सर्वेंट पेंशन रूल के 1993 के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि वेयर ए फीमेल रेलवे सर्वेंट और मेल रेलवे सर्वेंट डाइज लिविंग बिहाइंड ए जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड और विडो एंड नो चाइल्ड और चिल्ड्रेन द फैमिली पेंशन इफेक्ट ऑफ डिजीज शैल बी पेबल टू द पर्सन सर्वाइविंग।
उसको जो भी सर्वाइविंग पर्सन होगा उसको फैमिली पेंशन देने का एक यहाँ पे बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर इन केस द जुडिशियली सेपरेशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द एडल्ट्री एंड द डेथ ऑफ द रेलवे सर्वेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच जुडिशियली सेपरेशन द फैमिली पेंशन shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery, तो उसको नहीं दिया जाएगा। यहीं पे कुछ ऑप्शन और भी है कि वेयर ए फीमेल रेलवे सर्वेंट मेल रेलवे सर्वेंट डाइज व्हाइल बिहाइंड जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड और विडो विथ ए चाइल्ड और चिल्ड्रेन सच फैमिली पेंशन शैल बी पेबल टू द पर्सन हु इज द एक्चुअल गार्जियन जो होगा उसी को प्रदान किया जाएगा। तो यहीं पे एक ऑप्शन ये भी है कि वेयर द सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैज सीज्ड टू बी द गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रन सच फैमिली पेंशन शैल बी पेबल टू द पर्सन हु इज द एक्चुअल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रन। तो ये हमारा रेलवे पेंशन नियम 1993 का यहाँ पे है, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट इफ एनी पेंशनर हु हैज वाज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए टेक्स अप एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। कोई भी जो ग्रुप ए ऑफिसर्स है यदि वो रिटायरमेंट से पूर्व कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है तो वो 1 साल के पहले अपने कंट्रोलिंग को सूचना गवर्नमेंट को सूचना देगा होगा कि मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद प्राइवेट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता हूँ। तो उस यहाँ पे 1 साल के पूर्व उसको गवर्नमेंट को सूचना देगा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 ईयर में ही उसको सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष पूर्व गवर्नमेंट को सूचना देना होगा, तभी उसे बाद में पेंशनरी बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following are correct with regard of standard of financial propriety के बारे में यहाँ पे पूछा गया। The expenditure should not prima facie be more than the occasion। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है, जो भी एक्सपेंडिचर होगा should not prima facie more than the occasion होना चाहिए। Every authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly and indirectly to its on demand। यहाँ पे हमारा नहीं गलत हो जाएगा। जो भी अथॉरिटी सैंक्शन अथॉरिटी होंगे एक्सपेंडिचर करने का, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके खुद के एडवांटेज के लिए नहीं होना चाहिए जो भी एक्सपेंडिचर वो करेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, शुड नॉट एक्सरसाइज होना चाहिए था। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ सैंक्शन ऑफ द कमिटी अनलेस। यहाँ पे ये भी सही है, पब्लिक मनी को किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। The amount of allowance such as travelling allowance granted to mix expenditure of a particular type should be so regulated that the allowance are not on the whole source of profit to the adjustment। यहाँ पे ये भी सही है कि ट्रेवलिंग अलाउंस को आप परमानेंट प्रॉफिट सोर्स के रूप में आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर आप, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 हमारा सही हो जाएगा। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which committee takes up examination of audit report and appropriation account after they have been placed before parliament with the approval of the president? कौन सी समिति है जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संसद के समक्ष रखे जाने वाले लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा विनियोगी खाते की जांच करती है? तो ये हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस तरह के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं उनको जांच करता है। तो ऑप्शन हमारा देख लेंगे एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। The definition of percentage of gross working expense to gross earning refer to which होता है? तो gross working expense बटा gross earning हमारा ऑपरेटिंग रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन सी हमारा ऑपरेटिंग रेशियो सही हो जाएगा। इन मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ रेलवे रेवेन्यू द वर्ल्ड वाई रेफर टू। तो यहाँ पे बाई जो है हमारा एक्स बाई जेड 3 प्रकार के जो अब्स्ट्रैक्ट है। तो अब्स्ट्रैक्ट एक्स हमारा कोचिंग अर्निंग्स होता है, अब्स्ट्रैक्ट बाई हमारा गुड्स अर्निंग होता है और अब्स्ट्रैक्ट जेड हमारा सन ड्राई अर्निंग होता है। तो यहाँ पे बाई बोला गया तो हमारा गुड्स अर्निंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गुड्स अर्निंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है रेवेन्यू ग्रांटेड फ्रॉम द रिसीव्ड फ्रॉम कैटरिंग डिपार्टमेंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हेड सब मेजर हेड। जो भी कैटरिंग डिपार्टमेंट से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होंगे वो हमारा सन ड्राई अर्निंग में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे सन ड्राई अदर, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सन ड्राई अदर अर्निंग। द रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंस ऑफ सस्पेंस कंड अंडर विच एब्स्ट्रैक्ट। सस्पेंस जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट एन के तहत आता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट ओ, एब्स्ट्रैक्ट एम, एब्स्ट्रैक्ट एन। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट एन।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू एनुअल बजट। एनुअल बजट के बारे में कुछ पूछा गया है। आर्टिकल 112 एक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो भी बजट होगा वो दोनों पार्लियामेंट हाउसेस से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 एक में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यह हमारा कोई भी किसी प्रकार का बजट या बिल होता है वो संसद के दोनों सदनों में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ए रिव्यू ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इंक्लूडिंग द एक्चुअल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। जो भी प्रीसीडिंग ईयर में जो भी हमारा रिसीप्ट एक्सपेंडिचर हुआ उसके बारे में भी रिव्यू किया जाता है। तो अभी हमारा ऑप्शन सही है। एन एस्टिमेट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कमिंग, जो भी कमिंग ईयर में हमारा जो भी एक्सपेंडिचर रिसीप्ट है उसके बारे में भी अनुमान किया जाता है। प्रपोजल इफ एनी फॉर द मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कमिंग ईयर। कमिंग ईयर जो भी आने वाले साल में जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसका भी प्रपोजल का आपका प्रस्ताव कोई हो तो उसको भी बजट में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चारों सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रू एक्सपेंस इन एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट एक्चुअली डिस्बर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लॉसरी मैचेज करेक्टली विथ द एबव एक्सप्लेनेशन। द ट्रू एक्सपेंस इन अकाउंटिंग पीरियड, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ग्रॉस रेवेन्यू ग्रॉस वर्किंग। ट्रू एक्सपेंस मतलब ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस इन एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर नॉट एक्चुअली। ये कुछ परिभाषा है जैसे ग्रॉस रेवेन्यू ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंस ग्रॉस रिसिप्ट। ये सारे लगभग हर एक बार जब एग्जाम्स होते हैं तो इस तरह के परिभाषा को या तो मिलान करने के लिए या ऐसे परिभाषा के रूप में पूछे जाते हैं। तो हमें याद कर लेना है ट्रू एक्सपेंसेस इन एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर नॉट एक्चुअली डिसबर्स, तो उसे ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रेफरेंस टू चार्ज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलवे। यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है। द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड है जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर तो वोट ऑफ पार्लियामेंट को नहीं, ये प्रेसिडेंट को जाएगा चार्ज एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हमारा सही है। जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसके द्वारा ही उसके फंड से ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को सैलरी अलाउंसेस प्रदान किया जाता है। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और अवार्ड्स बाय आर्बिट्रेटर हेयर मेड इनटू रूल ऑफ कोर्ट, ये भी हमारा सही है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या पंचायत या मध्यस्थों द्वारा पंचायत को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई राशि हो तो भी उसे दिया जा सकता है। संविधान या संसद द्वारा कानून द्वारा इस प्रकार भारित घोषित कोई अन्य व्यय हो तो वो भी हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। तो हमारा लगभग 1 नंबर ऑप्शन तो गलत है जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में तो प्रेसिडेंट को होना चाहिए था। बाकी ऑप्शन नंबर 2 3 या 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 3 4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 हमारा सही हो जाएगा। Which among the following is are coming under sundry revenue? Sundry revenue के तहत कौन कौन आता है? कमर्शियल पब्लिसिटी, लैंड लीज एंड लैंड मोनेटाइजेशन, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट फी, नॉन फेयर रेवेन्यू, इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ असिस्टेड साइडिंग सैलून पोस्ट बिल। ये हमारे सारे जो भी अर्निंग्स हैं वो सनड्राई रेवेन्यू में ही आते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच द डिस्क्रिप्शन द प्लान हेड कोड नंबर 17 प्लान हेड जो हमारा है वो कंप्यूटराइजेशन से है। तो हम लोग ऑप्शन देखा ट्रैफिक फैसिलिटी, रोलिंग स्टॉक, कंप्यूटराइजेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा कंप्यूटराइजेशन सही हो जाएगा। इन विच ईयर द रेलवे बजट वाज मर्ज विथ यूनियन बजट। रेलवे बजट जो 2017-18 में हमारा मर्ज किया गया था। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 2016 2017। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 2017। दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो कि एपीओ एग्ज़ाम जो दिनांक 18 मई 2025 को हुआ था उसका ये था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो और सॉल्यूशन भी आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लेके आता रहूँगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।